आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाइए। सारे तमाम साथियों से गुजारिश है कि एक बार जरूर क्लास से कंसल्ट कर लीजिए, एक बार जरूर जुड़ जाइए आप तमाम साथियों। जहाँ कहीं भी हैं एक बार जरूर आप लोग जुड़िए, क्लास को देखिए। और हमारा क्लास यूजीसी नेट से मुताल्लिक, या फिर ऑलरेडी आपने ऊपर में देखा होगा, लिखा है मैंने रखा है यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड है। सब्जेक्ट उर्दू है। उर्दू से मुताल्लिक जितने भी आगे में आपका एग्जाम्स का स्टेट लेवल का हो, किसी तरह का एग्जाम्स हो, और सारे के सारे एग्जाम्स कवर करने के लिए ये हमारे पॉइंट, ये हमारे कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान में रखते हुए जैसे जेपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, आरपीएससी का बात कर ले तो यहाँ से भी निकली है। बेड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि हमेशा आए दिन इसके बारे में नोटिफिकेशन आ ही रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इलेक्शन का समय बहुत करीब है, तो आप इसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस ये के बाद फौरन इलेक्शन के बाद, सरकार बन जाने के बाद फौरन इसके बारे में फैसला लिया जाएगा। इसलिए कि ये कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई है। कई हजार सीट है, इसको ऑलरेडी मंजूरी मिल गई है। अब इस पे आगे का काम तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और इंतजार आपको करना नहीं है, बल्कि आप ये ध्यान में रखिए कि आप जीपीएससी में बैठिएगा। जीपीएससी का फॉर्म आपने अप्लाई किया होगा, जैसा कि मैं समझता हूँ। और आरपीएससी वाले आप लोग भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे या करने वाले होंगे। तो आप सारे लोगों के लिए, जितने भी साथी खास उर्दू अदब से मुताल्लिक बिहार टीचर्स वैकेंसी की बात कर ली जाए, या स्टेट की बात कर ली जाए, या सीटेट की बात कर ली जाए, और यहाँ आने वाला कमिंग एग्जाम कोई भी एग्जाम हो जिसमें उर्दू से मुताल्लिक सवाल बनते हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो। इसको देखना आप ना भूलेंगे, आप जरूर देखिएगा। और इससे पहले कई वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है गजल से मुताल्लिक, जितने भी शोरा किराम जो खास हैं, जैसे मेरे तकी मीर साहब, मिर्जा गालिब साहब, इसी तरह हम लोग बात कर लिए मोमिन खान मोमिन साहब के बारे में, इसी तरह वली जगरी साहब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। आज का क्लास हमारा जो है एक बहुत ही मशहूर मारूफ बिहार के सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले, बिहार के धरती से जुड़ने वाले, या कह सकते हैं कि बिहार का सुपूत, आज उन्हीं के बारे में हम लोग तज़किरा करने वाले हैं, शाद अजीम आबादी साहब। जैसा कि आपने देखा होगा लिखा हुआ है शाद अजीम आबादी। तो शाद अजीम आबादी से मुताल्लिक उन सारे कंटेंट पे बात करने वाले हैं, उन सारे मौजू पे बात करने वाले हैं जहाँ से सवाल हमें देखने को मिलते हैं उर्दू अदब की किसी भी एग्जाम में। तो और खास करके मैं बता दूं आप लोगों को, उन बच्चों को मैं ज्यादा तरजीह दे रहा हूँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ख्वाह हैं, जिनके सपने हैं, और सपने अब तक की तकमील या तकमीलियत को ना पूछिए, उनके लिए मैं ये क्लास लेकर के आ रहा हूँ, उनके लिए मैं ये क्लास फॉर्म किया हूँ। और ऐसे अगर आप लोग उर्दू अदब से मुताल्लिक किसी भी एग्जाम को आप अटेंड करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को आप टारगेट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है। तो आप लोग वीडियो को देखना ना भूलेंगे, जरूर देख लीजिएगा। हमारा टाइमिंग है, मैं आप लोगों को एक और सूचना दे दूं कि हमारा रोजाना एक शॉर्ट वीडियो के शक्ल में एक क्वेश्चन मैं फॉर्म करता हूं, और टाइमिंग 6 से लेकर के 7 के बीच में होता है। आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, ताकि उससे आपको समझ में आए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपकी पढ़ाई का कंडीशन क्या है। वहीं से आप ऑलरेडी एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, एग्जाम में बैठने से पहले, इम्तिहान हॉल में बैठने से पहले, इम्तिहान देने से पहले ही हमारे दिमाग में बात आ जाती है, हम समझ जाते हैं कि हमारा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसलिए कि प्रीवियस में जितना पढ़ाई होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट होता है, और हम लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि इस बार एग्जाम में मैं बैठ रहा हूँ, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो ये आपको पहले ही समझ में आ जाती है। तो इसीलिए जेपीएससी में बैठने से पहले मुकम्मल तैयारी करके जाइए। कहीं से भी क्वेश्चन उठाए, कहीं से भी क्वेश्चन फॉर्म किया जाए, आपसे एक क्वेश्चन भी ना छूटे, ये ध्यान में रखिएगा। इसको मद्देनजर रखते हुए आपकी तैयारी करनी है, आपको तैयारी करनी है। देखिए, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी जद्दोजहद, थोड़ी सी आपकी करो-काबिश आपकी जिंदगी अगर संवार दे, आपकी जिंदगी को अगर एक प्लेटफॉर्म दे दे, आपकी जिंदगी को एक तरह से हर वो मामलात को सुलझा दे जिसकी उलझनों की वजह से, जिसकी परेशानियों की वजह से आप मुकम्मल तरीके से उलझे हुए हैं, तो आप छोटी सी मेहनत आपको करनी है, आप डेफिनेटली करें। इंशाल्लाह उसके बाद
आपकी सारी की सारी परेशानियां इंशाल्लाह दरकिनार होते चले जाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग क्लास पे फोकस करते हैं। आज का क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा सा हम लोग देखेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ सब्जेक्ट उर्दू है, इसी से मुताल्लिक जेपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, ये बेस्ड ये सारे एग्जाम हम लोग टारगेट कर सकते हैं इन सारे कंटेंट के जरिए। आते हैं देखते हैं शाद अजीम आबादी को वजह से मुताल्लिक हमारा यूनिट चल रहा है, ये 3 वजह से मुताल्लिक बात करने वाले हैं। शाद अजीम आबादी साहब के बारे में बात करेंगे। अगर इनकी बात कर ली जाए तो इनकी पैदाइश सन 1846 में अजीमाबाद में ही होता है। अजीमाबाद में याद रखिएगा, शहर अजीमाबाद। अब इतना याद करके क्वेश्चन नहीं पूछना आपसे कि अजीमाबाद में कौन सी जगह, और अगर आपको याद ही रखना है तो याद रखिएगा अपने ननिहाल में जहाँ पे शाद अजीमाबादी मोहल्ला है, इनका पूरब दरवाजा जो ननिहाल में ये पैदा होते हैं, ये बात याद रखिएगा। बस आपको ये याद रखना है कि शहर अजीमाबाद और सन 1846 में ये पैदा होते हैं। इनकी वफात की अगर हम लोग बात कर लें तो सन 1927। आप लोगों से एक क्वेश्चन में पूछूं चलते चलाते जल्दी से बता दीजिएगा कि सन 1927 में बिहार से ही एक बहुत ही खास गजल को शायर पैदा होते हैं। 26 का लीजिए या 27 का लीजिए, दोनों मतलब डेटा मिलते हैं। 1926 बोल लीजिए या 1927 बोल लीजिए। जिनकी वफात सन 2015 में होता है, उनका नाम आप लोग बताने की जहमत करेंगे कमेंट करके प्लीज कि वो मशहूर गजल गो शायर बिहार की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले कौन थे। अब इससे ज्यादा खुलासा तो नहीं करेंगे, इतना से ही आप लोग समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप कमेंट करके आंसर जरूर करेंगे। तो इनका असल नाम की अगर हम लोग बात कर लें तो इनका असल नाम सैयद अली मोहम्मद था। सैयद अली मोहम्मद शाद अजीम आबादी से मशहूर हुए। शाद अजीम आबादी इन्हें कहा गया, लेकिन इनका असल नाम सैयद अली मोहम्मद था। और याद रखिएगा एक और मोहम्मद वली करके भी हैं, वहीं से हम लोग हमें हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो याद रखिएगा इनका मोहम्मद से पहले अली लगा हुआ है, अली मोहम्मद याद रखिएगा इनके नाम था। और शाद तखल्लुस किया करते थे। और अगर इनके खिताब की बात कर लिया जाए तो खान बहादुर खिताब क्या करते थे, खान बहादुर। खिताब इन्हें किसने मैसर कराया था, किसने दिया था, ये खिताब किनके जरिए इनको प्राप्त हुई थी, हासिल हुई थी, उसके बारे में हम लोग आगे में डिस्कस करने वाले हैं। वालिद की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इनके वालिद मोहतरम का नाम अब्बास मिर्जा था। और अगर इनके दादा की बात कर ले तो दादा तफज्जुल हुसैन थे, दादा तफज्जुल हुसैन। अच्छा, आप लोग एक चीज और बता दीजिएगा साथ में, चलते चलाते आप लोगों से ये क्वेश्चन मैं कर ले रहा हूँ कि शाद अजीम आबादी साहब किस मजहब से ताल्लुक रखते थे। मतलब एक मजहब मत कहिए, आप ये कह लीजिए कि किस अकायद के मानने वाले थे, किस अकीदे पर चलने वाले थे, किस अकीदे को इन्होंने अपनी जिंदगी में इन्होंने फॉलो किया था, किस अकीदे को। जैसे अगर मुस्लिम सोसाइटी में बात कर ले तो बहुत सारे लोग हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, इन सब फिरकों में मैं जा नहीं रहा हूँ। आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में पूछ ले रहा हूँ। शायद के क्वेश्चन फॉर्म कर दिया जाए कमिंग एग्जाम में तो आपसे निकल जाए। आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर आकर के एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को हम फिरकों में डिवाइड करने वाले या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन है हमारा सिर्फ आप लोगों से कि आप ये बता दीजिएगा साथ में कि शाद अजीम आबादी किस फिरके को फॉलो करने वाले थे। चलिए आगे देखते हैं इनकी शायरी की अगर उस्ताद की हम लोग बात कर लें तो इनके शायरी को उस्ताद शाह उल्फत हुसैन फरियाद हैं। अब ये बता दीजिए शाह उल्फत हुसैन फरियाद ये किनके शागिर्दों में से थे या किनके शागिर्द थे, ये अगर आपको ध्यान में है तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। उनके वालिद अब्बास मिर्जा की अगर बात कर ले तो ये मुकम्मल तरीके से अजीमाबाद में आकर के रहने लगे थे। इन्होंने उससे पहले जहाँ वो रहा करते थे उसको तरके सुकूनत कर दिया, मतलब उस जगह को छोड़ दिया उन्होंने और छोड़ करके ये अजीमाबाद में आकर के मुस्तकिल तौर पे रहने लगे। इसका आंसर आप लोग करो जल्दी से प्लीज। मैंने जो अभी आपसे पूछा उल्फत हुसैन फरियाद ये किनके शागिर्दों में से थे, किनके शागिर्दों में से थे। इब्तदाई दौर में अगर हम लोग बात कर लें तो नाजिर वजीर अली इबरती से इन्होंने तालीम हासिल की थी या फिर इस्लाह ली थी। ये भी नाम याद रखिएगा, नाजिर वजीर अली इबरती।
आप एक क्वेश्चन का आंसर करें प्लीज कि ये कितने साल की उम्र, कितने साल में इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी। और पहला जो मिसरा इन्होंने रखा था, पहला मिसरा जो इन्होंने कहा था, जो काफी बच्चे थे तकरीबन 7-8 साल के रेंज में होंगे, तो इन्होंने एक तिलंगी के ऊपर एक मिसरा इन्होंने बांधा था, एक मिसरा इन्होंने रखा था कि जो कोई इस तिलंगी को लूटे, जो कोई इस तिलंगी को लूटे, गिर पड़े हाथ पांव, सर टूटे या सर फूटे। ये हो सकता है मे भी कि आपको ये पूछ ले, तो आप याद रखिएगा इन्होंने 7 से 8 साल की उम्र में ये पहला मिसरा इन्होंने कहा था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। शाद गजल में मीर और आतिश से मुतअस्सिर थे। गजल गोई की अगर बात कर लें तो गजल गोई इन्होंने या कह सकते हैं कि गजल को एक्सेप्ट इन्होंने क्या था, मीर तक मीर साहब से और आतिश से, मतलब इन्होंने इनसे मुतासिर थे। गजल गोई की अगर बात कर लीजिए, मर्सिया की बात कर लें तो बहुत ही मशहूर मर्सिया निगाह आप लोग पढ़े हैं मीर अनीस साहब को, तो मीर अनीस साहब का ही झलक इनके अंदर पाई जाती है या इनकी मर्सिया में पाई जाती है। आप ये कह सकते हैं मर्सिया निगारी में अनीस का ताबे रहे हैं, मतलब अनीस का फॉलोवर रहे हैं। ये भी याद रखिएगा, अनीस मर्सिया निगारी में सबसे अहम है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इनकी पहचान सबसे अलग होती है। तो शाद अजीमाबादी इन्हीं के ही फॉलोवर थे या इन्हीं को मानने वाले थे। शाद गजल में मीर और आतिश से मुतासिर थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। इनको अनीस दबीर के सोबत में असर रही, इनकी सोबत में रहे अनीस और दबीर, अनीस दबीर। अभी देखिए याद रखिएगा। अच्छा एक बात यहाँ पे ऑलरेडी मैं आप लोगों से पूछ लेना चाहूंगा, और अगर याद ना होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट करके, ये मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इस चीज को, आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि इन्होंने मर्सिया निगारी का इरादा या मर्सिया की तरफ ये रुजू जब किए तो किनके कहने पर या किनकी फरमाइश पर इन्होंने मर्सिया निगारी शुरू की। तो याद रखिएगा एक मरतबा मीर अनीस साहब कहाँ आए थे, अजीमाबाद पटना में आए थे। तो आने के बाद जब ये पटना आए तो इन्होंने इनको मतलब शाद अजीमाबादी को मशवरा दिया था और कहा था कि तुम मर्सिया कहना शुरू कर दो, मर्सिया कहो। जब पटना आए थे तो शाद को मर्सिया कहने का मशवरा दिया था और शाद ने 20-25 बंद का मिसरा भी अनीस को इस्लाह करने के लिए दिए थे। मतलब ये समझ लीजिए कि मर्सिया निगारी में ये ताबे थे, फॉलोवर थे, ये उन्हीं का तर्ज़ो अंदाज पर मर्सिया कहा करते थे अनीस साहब के, और उनके ही कहने पर, उनके ही फरमाइश पर ये मर्सिया की तरफ रुजू किए थे। और इन्होंने मर्सिया के कुछ मिसरों को मीर अनीस साहब से इन्होंने इस्लाह के लिए उन्हें दिया था। ये भी याद रखिएगा। इनको अनीस दबीर की सोहबत में असर रही, मतलब अनीस दबीर के सोहबत में ये रहे, और जब ये सोहबत में रहे तो डेफिनेटली है कि मर्सिया निगारी में काफी मकाम हासिल हुआ होगा, जिनके उस्ताद ही क्या कहते हैं मीर अनीस और मिर्जा दबीर साहब की जैसी शख्सियत हो जिनके उस्ताद में, तो आप समझ सकते हैं कि मर्सिया में ये कितना उत्तम दर्जे को, काबिलियत को पहुंच गए होंगे। और हाली और सर सैयद अहमद साहब से भी इनको मुलाकात थी, हाली और सर सैयद से भी इनकी मुलाकात थी। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हुआ, सारी चीजें कमेंट करके जल्दी बताइएगा, सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। अच्छा अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूं, ना याद होगा तो लिख लीजिएगा, ये शाद जो है, शाद अजीमाबादी, इनका तखल्लुस जो शाद है, इसकी सिलेक्शन किसने किया था, मतलब इनके तखल्लुस किसने सिलेक्ट किया था, ये किसने चुना था कि आप शाद तखल्लुस किया करो। तो याद रखिएगा इन्हीं के उस्ताद जो अभी हम लोग ऊपर में बात कर रहे थे, शाह उल्फत हुसैन फरियाद साहब, ये भी याद रखिएगा। तो शाद अजीमाबादी का तखल्लुस मुंतखब करने वाले इनके ही उस्ताद शाह उल्फत हुसैन फरियाद साहब हैं, ये भी ऑलरेडी लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। आगे देखते हैं। 7-8 साल की उम्र में इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी, अभी हम लोग इस पर बात कर लिए। इनकी
शादियों की अगर हम लोग बात कर ले तो डेट से याद रखिएगा, इन्होंने 2 शादियां की थी, 2 शादी इनकी हुई थी। और पहली शादी इन्होंने सन 1862 में किया था। 1862 में पहली शादी इनकी पैदाइश सन 1846 है ना, 46-62। और दूसरी शादी इन्होंने सन 1886 में किया था। ये डेटा याद रखिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ से अगर मैं एक बात बताऊं तो याद रखिएगा, इन्होंने रोजा अखबार ये समझ बहुत इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। रिसाला से मुताल्लिक बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। इनका एक हफ्तरोजा अखबार था जिसका नाम था नसीम सहर, जिनका इन्होंने इजरा किया। और 7 साल इन्होंने इसका एडिटर मतलब इसके एडिटर भी रहे। मतलब किसका? नसीम सहर का। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है या पूछा जाता है ऐसा कि रिसाला जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है नसीम सहर के बता दीजिए लेखक कौन थे, राइटर कौन थे, या फिर इसके शाये करने वाले, या फिर इसके ये इसको शाये करने वाले कौन थे, इसका मौजिद कौन था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा शाद अजीमाबादी का नाम। 7 साल एडिटर गिरी भी की इसके साथ। इन्होंने अपने कस्बे के बच्चों के लिए बहुत इंपोर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, इसको जरा गौर से सुनिएगा। इन्होंने अपने कस्बे के बच्चों के लिए मतलब अपने इलाके के अपने मतलब वहाँ के इर्द गिर्द के जितने बच्चे थे, जितने लड़के लड़कियां थी, उन सारों के लिए इन्होंने उर्दू फारसी तालीम के लिए एक ज़ुबदतुल मदारिस स्कूल कायम किया था। किस नाम से? ज़ुबदतुल मदारिस स्कूल नामी इन्होंने एक स्कूल ये किया था, शुरू किया था, इब्तदा किया था। कस्बे के बच्चों के लिए उर्दू फारसी तालीम के लिए ज़ुबदतुल मदारिस स्कूल कायम किया था। ये भी याद रखिएगा, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अंग्रेजी हुकूमत ने सन 1891 में खान बहादुर का खिताब दिया था। ये डेटा भी याद रखना आप लोगों को कि शाद अजीमाबादी को खान बहादुर का खिताब किसने दिया था और इन्हें कब मिला था। तो सन 1891 में अंग्रेजों की हुकूमत ने या अंग्रेज हुकूमत ने इन्हें यह खिताब दिया था। हुकूमत की तरफ से इन्हें 1000 रुपए बतौर वजीफा भी मुहैया कराए जाते थे। मतलब बतौर वजीफा इनको 1000 रुपए हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से या फिर अंग्रेज हुकूमत की तरफ से इन्हें मैसर कराया जाता था, इन्हें दिया जाता था 1000 रुपए। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। खिताब इनको कब मिला था? 1891। अगर आज की क्लास की अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे इम्पोर्टेंट हम इसे रख सकते हैं 1891 को, कि 1891 को इनको खिताब दिया गया था। तो इनको हुकूमत सरकार की तरफ से रुपए दी जाते थे, रुपए दी जाती थी बतौर वजीफा के तौर पे और वज़ायत के तौर पे जो मंथली होता था 1000। और अगर इनको बात कर लिया जाए कि इनको खान बहादुर का खिताब किसने दिया था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि खान बहादुर का खिताब भी इनको अंग्रेज हुकूमत ने दिया था। ठीक है। शाद के चंद अहम तसानीफ, शाद अजीमाबादी के चंद अहम तसानीफ पे हम लोग बात कर लें। इनकी बहुत सारी किताबें हैं जो आप देखते होंगे कि एग्जाम वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। और बिहार वाले खुसूसन बीपीएससी टीआरई 4 वाले और या फिर बेट आने वाले वो लोग तो इन सारे कंटेंट को, इन सारे कॉन्सेप्ट को तो छोड़ेंगे नहीं। आप इसको एकदम खुल करके पी जाइएगा। और इनकी बात कर लें हम तसानीफ में, तो कुछ तसानीफ है जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नग़्मे इल्हाम, अगर हम लोग बात करें देखिए इनके मजमूए कलाम में नग़्मे इल्हाम है, मैखाने इल्हाम है, हयात फरियाद है, रुबाइयात शाद है और शुरू से मस्ती है। ये इनके मजमूए कलाम में शामिल है। और याद रखिएगा नग़्मे इल्हाम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, एक बहुत अच्छा लाइन बताने वाला हूँ जिसको आप लोग याद रखिएगा नग़्मे इल्हाम के बारे में।
इनकी मसनवियों की अगर बात कर लें तो मसनवी मादरी बतनी का और नजमों का मजमूआ फरोगे हस्ती, ये सारी किताबें आपको एकदम याद कर लेना है, पक्का याद कर लेना है, ये ध्यान में रखिएगा, एकदम पक्का याद कर लीजिएगा। इनके मजमूए कलाम में कुल 8 मसनवियों की तादाद है, मतलब कुल 8 मसनवियां हैं इनके मजमूए कलाम में अगर बात कर ली जाए, जिसमें नाला इशान है, नग़्मे जाफिज़ा है, इसी तरह अगर हम लोग बात कर लें याद हबीब, चश्मे कौसर, समरे जिंदगी, फगाने दिलकश, नाले दिलकश और नुयादे हिंद, ये सारी किताबें एकदम आपको बाबू याद कर जाना है। जो नए साथी है उनको मैं बता दूं कि आपके लिए इससे पहले वाला यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, सारे के सारे प्लेलिस्ट बना करके डाला हुआ है। अगर आप वॉच नहीं किए तो एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा। और जितने नए साथी हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको एकदम समय पर मिलता रहे। तो ये देख लीजिए, नाले शाद, नग़्मे जाफिज़ा, याद हबीब, चश्मे कौसर, समरे जिंदगी, फगाने दिलकश, नाले दिलकश और नुयादे हिंद, ये सारे इनके मसनवियों का नाम है। और याद रखिएगा इनका मतलब तरतीब वार भी याद रखिएगा, ये भी जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तरतीब लगा करके, मतलब इनमें से सारे पूछे जाते हैं, लेकिन तरतीब को क्या कर दिया जाता है, इधर उधर कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। तो तरतीब भी आपको ध्यान में रखना है। कलाम शाद इनकी जिंदगी में छपने वाला दीवान था। कलाम शाद की अगर हम लोग बात कर ले तो कलाम शाद इन्हीं के जिंदगी में छपने वाला एक दीवान था। इनका दीवान अंधेर नगरी नाम से शाया हुआ था, ये भी याद रखने वाली बात है। इनके रुबाइयात की अगर हम लोग बात कर लें तो 700 से ज्यादा रुबाइयात मिलते हैं, 700 से ज्यादा रुबाइयात मिलते हैं। ये भी याद रखिएगा, इनके गजलों का दीवान इनके शागिर्द, देखिए अभी मैंने आपको बताया था, इनके गजलों का दीवान इन्हीं के शागिर्द, बहुत प्यारे बहुत मोहतरम शागिर्द हमीद अजीमाबादी सन 1928 में तरतीब देकर नग़्मे इल्हाम के नाम से शाये किया है। ये अगर मैं बोलूं कि आज का अगर हम लोग टोटल क्लास की बात कर लें, ऊपर से मतलब जितने भी कंटेंट मैंने आपको दिखलाया है, इन सारे कंटेंट में अगर मैं बोलूं आपसे कि आज की क्लास में इनको हम लोग VVI माने तो कोई बेजा नहीं होगा। आप इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम सेटअप कर लीजिए। हर 2 साल 3 साल के बाद, हर 2-3 पेपर के बाद इसको दे दिया जाता है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, हमीद अजीमाबादी सन 1928 में तरतीब देकर नग़्मे इल्हाम के नाम से शाया किया था। नुयादे हिंद आगे चलकर मादरी हिंद के नाम से शाया हुआ। यही किताब जो नुयादे हिंद अभी हम लोग ऊपर में देखे थे ना लिस्ट के अंदर, तो यही किताब जो है इनका देखिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया इनका मसनवियों में नुयादे हिंद, यही जो किताब थी नुयादे हिंद आगे चलकर मादरी हिंद के नाम से भी शाया हुआ, मादरी हिंद के नाम से शाया हुआ, ये याद रखिएगा। इनके एक नाविल है और उस नाविल को 3 किताबों में तकसीम किया गया, या फिर 3 जिल्दों में तकसीम किया गया, और फिर तीनों का अलग अलग नाम मुंतखब किया गया। ये भी तीनों नाविल का आप नाम याद रखिएगा। सूरतुल खय्यात ये एक नाविल है जो सन 1876 में मुंशी हसन अली के कहने पर लिखा गया था, जो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितने जिल्दों पर? 3 जिल्दों पर। और ये तीनों नाम भी याद रखिएगा और इनका भी तरतीब आपको ध्यान में रखना है। सूरतुल खय्यात एक नाविल है, सन 1876 में मुंशी हसन अली के कहने पर, इनकी ईमा पर, इनके इसरार पर लिखी गई किताब जो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। सूरतुल खय्यात, हुलियतुल मकाल और हुलियतुल कमाल, ये तीनों याद रखिएगा। सूरतुल खय्यात, हुलियतुल मकाल और हुलियतुल कमाल, ये तीनों किताबों का नाम भी आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। यहाँ तक की बात आप सारे लोगों को समझ में आ गई, यस और नो? यहाँ तक कि जितना भी मैंने आपके सामने पॉइंट रखा, ये सारे के सारे पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। शाद अजीमाबादी के बारे में और भी मजीद इजाफा अपने ये कि अगर बिहार के एग्जाम में बैठिएगा स्टेट वाले और खास करके उर्दू अदब से जहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं, या फिर मैं इसी तरह आपको कर दूं अगर बेट आ जाए उसके लिए अगर आप तैयारी करेंगे तो फिर शाद अजीमाबादी को और डेप्थ में हम लोग को चल करके पढ़ना पड़ेगा।
इनकी किताबों का भी मुताला करना पड़ेगा। और देखिए जितना ज्यादा मुताला कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपके इल्म में इजाफा होते चले जाएंगे। अच्छा, इल्म में इजाफा अभी तो नहीं करना है, अभी तो हमारा मकसद है भाई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एग्जाम पे ही फोकस कर रहे हैं, एग्जाम निकालना ही हमारा मकसद है। तो मेरा कहने का मकसद है कि जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो इसका एकदम लिस्ट बना लीजिए। और देखिए जो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था, आज भी बता दो, तारीख पैदाइश और तारीख वफात का पूरा एक लिस्ट बनाइए। जितने भी गजल वो शोरा को हम लोग पढ़ रहे हैं उनका एक लिस्ट एकदम अलग तरीके से एक पेज में होना चाहिए। एक तरफ उनका सारे वफात लिखिए, साले पैदाइश लिखिए, जाए पैदाइश लिखिए कहाँ पैदा हुए, और जाए वफात लिखिए कहाँ पे उनका इंतकाल हुआ। ये सारी चीजें गजल वो शोरा के बारे में। इसी तरह से हम लोग जब नज़्म निगाहों को पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी इसी तरह एक फहरिस्त बनाएंगे। फिर इसी तरह मुहक्किकीन के बारे में, नाक़िदीन के बारे में जितना भी पढ़ते चले जाएंगे एक लिस्ट बनाएंगे, ताकि हमारे जहन में वो सारी चीजें एकदम अलग अलग करके बैठा हो और कहीं से भी क्वेश्चन बने तारीख पैदाइश से लेकर के वफात से लेकर के, तो हमारा जहन में किसी तरह की बेचैनी देखने को ना मिले और हम लोगों का आसानी से क्वेश्चन तक रसाई हो जाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। ये 8 किताबें एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। नाले शाद, नग़्मे जाफिदा, याद हबीब, चश्मे कौसर, समय जिंदगी, जो भी रेड कलर में मैंने लिखा है ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से अंडरलाइनिंग करने का शक्ल है कि मैंने आपको रेड में ही दे दिया है, ताकि आप इसको मुकम्मल तरीके से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जहन में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तमाम साथियों से गुजारिश करता हूँ कि आपको वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताएं। फीडबैक दिया करें, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी तरह का हो। फीडबैक देने से इंसान के अंदर एक एनर्जी, इंसान के अंदर एक तरह से एक पॉजिटिव थॉट दिमाग के अंदर पैदा होती है, उत्पन्न होता है। तो इन सारी चीजें आप लोगों का हमारे लिए आगे हयात की मानिंद है। आप जरूर कमेंट करके मुझे बताया कीजिए। जितने नए साथी हैं उन सबसे भी गुजारिश है, और जितने मेरे पुराने साथी हैं उनसे भी गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंचे। और आपके ताल्लुकात में जितने साथी हैं, जितने अहबाब हैं, आपके घर में जितने लोग हैं, उनसे भी आप, आज के दौर तो एकदम मल्टीमीडिया दौर हो गया है, सारे लोगों के पास बड़ा फोन ही है। आप लोग सारे लोगों से लेकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी छोटी सी हेल्प हो सकता है कि इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को काफी बुलंदी तक लेकर के चला जाए। तो आप कोताही ना बरतेंगे। और क्लास कैसा लगता है इसके बारे में जरूर आप लोग, मैं एक सूचना और दे दूं आप लोगों को, जितने भी मेरे वीडियो देखने वाले हैं तमाम साथियों से, कि मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ दिन में या जो कुछ भी मैं अपलोड करता हूँ वीडियो की शक्ल में, उनका एक तरह से कह लीजिए फेस टू फेस आकर के लाइव क्लास में 9:20 में, रात में 9:20 में आकर के उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जरूर जुड़िएगा, उस समय लाइव क्लास में जुड़िएगा। वहां पे हम लोग 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वहां पे हल करते हैं, वहीं पे समझते हैं और सीखते हैं। तो वो भी क्लास आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है, उस क्लास में भी आप जुड़ना ना भूलें। ठीक है, अदरवाइज अगर कुछ छूटा होगा तो इंशाल्लाह कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।